चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी वाला बुक है वो कंटिन्यूस चल रहा है और उसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये पेपर नया है, इसलिए हम इसको सोच रहे हैं कि पहले कवर कर ले, जिससे आप थोड़ा सा ये जान पाएं कि सिलेबस में क्या है और आपको एक घबराहट ना हो कि अरे वो बुक तो देखी नहीं है अभी। क्योंकि बाकी जो पेपर हैं, देखिए दो पेपर तो वही हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। एक ये नया पेपर है और एक रिटेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग का जो पेपर है समवट वो उतना टफ नहीं है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में जितने भी चैप्टर हैं आपके पीपीबी और थोड़ा सा एलआरबी का मिक्सचर है वो। तो वो जब आप वो करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट है ग्लोबलाइजेशन ऑन इम्पैक्ट। ठीक है, इस बीच अगर कोई यूट्यूब में वीडियो कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो सीआईपी वाले हैं, तो उनकी डेट्स जो है डिक्लेयर हो चुकी हैं, एग्जाम की डेट भी और रजिस्ट्रेशन की डेट भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप अपना टाइमली जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर पाए। ठीक है, चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक जो है बंद कर लीजिए, जिससे कि जो है क्लास में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, आज कुछ लोग ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अब पेपर जो है अब शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में बोला हुआ है कि 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, यहाँ पर इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से तो तीन वर्ड हमारे चले थे, कौन से? LPG, लिबरलाइजेशन यानी टर्म्स कंडीशन को नॉर्मल करना या लिबरल करना, टैक्सेशन में छूट देना, रिटर्न भरने में छूट देना, रजिस्ट्रेशन में छूट देना, और प्राइवेटाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्राइवेटाइज करना, और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट को ज्यादा वो कर रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपनी पहुंच वर्ल्ड में पहुंचाना, या वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक आना, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी यहाँ तक आना। तो इस तरह से ये हमारा ये कवर होगा इसमें। ठीक है, ये इनमें से कुछ लोग, आप में से कुछ जो है पेन अपना स्क्रीन पर चला रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वो पेन स्क्रीन में ना चलाए। चलो मैंने उसे डिसेबल कर दिया, हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर की कवरेज की बात है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी। एडवोकेसी माने वकालत, कि कौन लोग इसको फेवर में करना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा। फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर द पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब ठीक तरह का ग्लोबलाइजेशन और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क की नीड। ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर। ठीक है, द थ्रेटन री इमरजेंस ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म। तो ये इतनी चीजें 5 पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आज की क्लास सिटिंग में हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन डिफाइंड एज ए राइज इन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशन, यानी जब डिफरेंट कंट्री इंटीग्रेट होके कोई काम कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसे एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एन एंशियंट वन डेटिंग बैक टू द 18th century. The World War One, Great Depression, and World War Two forced a retreat from globalization, and several trade obstacles were raised. तो जो वर्ल्ड वार टू हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वार टू जब हुआ 1945 के अराउंड में, तो उस समय वर्ल्ड वार में जो है उसने कहा फोर्स अ रीट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन,
तो वहां पर ग्लोबलाइजेशन को दोबारा सोचा गया और सेवरल सेवरल ट्रेड ऑब्स्टिकल वर रेज्ड, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बाधाएं वहां पे महसूस की गई, ठीक है। हाउएवर इन मिड 1980, अब ओईसीडी एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है सारी, तो ये ओईसीडी जो और है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। पॉपुलराइज्ड द टर्म यट अगेन, तो इन्होंने 1980 में फिर कंट्री लोग मिल करके फिर काम करने को तैयार हुई, करने लगी, तो उन्होंने ही ग्लोबलाइजेशन को दोबारा से जिंदा किया। ग्लोबलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज द डेवलपमेंट टूवर्ड्स, क्या कहा उन्होंने, अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कोई कंट्री रोके ना, एक कंट्री का गुड सर्विस दूसरी कंट्री में, दूसरे का तीसरे में। कैपिटल, पूंजी आए तो एफडीआई, एफडीआई जो है ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल। एंड लेबर फोर्स यानी वर्किंग मैन पावर। द कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया, अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो मैंने बताया था 91 92 में इसकी बात हुई थी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी, मतलब उसकी वकालत, यानी उसको अच्छा कहना, ठीक है। तो इसमें क्या है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीजिंग interconnectedness of the world's economies, cultures, and inhabitants as a result of cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, knowledge। तो ऊपर जो बात हुई थी वही चीज फिर बता रहा कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्ट होती हैं इसमें, और उनकी इकोनॉमी इंटरकनेक्ट होती है, उनके कल्चर और उनके इनहेबिटेंट्स यानी जो रहन सहन है वो सब लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, गुड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, सभी चीजों का हो रहा है। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम द नेशंस ऑफ ऑल साइज एंड लोकेशंस दैट व्हेन countries globalize, their citizen benefit from more exposure to a broader range of goods and सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है कि जो नेशंस हैं, किसी भी तरह के, जो किसी भी साइज के नेशंस हैं और किसी भी लोकेशंस के हैं, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं किसमें, व्हेन कंट्रीज ग्लोबलाइज देयर सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम मोर एक्सपोजर टू ए ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स एंड, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के सिटीजन्स जो हैं, देयर सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम, वहाँ के लोगों को फायदा हो रहा है किस बात से, जो बॉर्डर का किसी रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान जो हो रहा है, उससे रिड्यूस्ड कॉस्ट, सस्ती चीजें मिल रही हैं, टेक्नोलॉजी, मोबाइल सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड, भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों के रहन सहन के तरीके बदल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है, तेजी से बढ़ रही है, रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आउट ऑफ दीज ग्लोबलाइजेशन के कौन से बेनिफिट हैं या नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं, एजुकेटेड वर्कफोर्स मिल रही है हमको, एंड द प्रेजेंस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी आर सम ऑफ द रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन वाइडर acceptance. The phrase is also used to describe the movement of people and information यानी टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर में लोगों का, लेबर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होना। ग्लोबलाइजेशन हैज लार्ज कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन, इससे सब चीजें बदलती है, ठीक है। रहन सहन लोगों का, लोगों की पॉलिटिक्स बदलती है, और इन्वायरमेंट भी बदलता है। proponent of globalization believe that it helped developing countries to catch up to the डेवलपमेंट। तो जो डेवलपिंग कंट्री है, ग्लोबलाइजेशन से वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ को मूव होती है, थ्रू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, डाइवर्सिफिकेशन, हर तरह की चीजें मिल रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो रहा है। इन सब चीजों से जो डेवलपिंग कंट्री है किस तरफ को मूव करती है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ, ठीक। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्रिंग्स जॉब, अब जब बाहर से पैसा आएगा,
टेक्नोलॉजी आएगी तो जॉब मिलेंगे। ट्रेड इनिशिएटिव्स प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। Globalization has also enhanced social justice on a worldwide basis, with activists reporting that it has drawn attention to the human right issue that would otherwise have gone unnoticed on a vast scale। तो कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन होने से जो लोग अननोटिस थे अब लोग को जाने लगे, और जो ह्यूमन राइट के इश्यू दूसरी कंट्री में चल रहे वो पता लगा। वो कैसे पता लगा? जो एक्टिविस्ट ने लोगों ने रिपोर्ट करी वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। ठीक है, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो अगर इंडिया में बात करेंगे, फॉलोइंग द 1991 रिफॉर्म्स के बाद ही इसकी चर्चा होती है। क्या हुआ वहां पे? तो एक्सपोर्ट वर रिगार्डेड एज ए ग्रोथ इंजन एंड मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज वर इम्प्लीमेंटेड विच बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग टर्म। तो ग्लोबलाइजेशन जब आया, एक्सपोर्ट बढ़े, ग्रोथ इंजन, एक्सपोर्ट को ग्रोथ इंजन की तरह, यानी एक्सपोर्ट बढ़ना ग्रोथ इंजन की तरह देखा गया। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फार मोर ऑप्शन फॉर द कस्टमर के लिए भी ऑप्शन हुए। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसे खरीदने के लिए वो सब चीजें मिलने लगी जो पहले नहीं मिल पाती थी। ग्लोबलाइजेशन opened up new options for agriculture export. It prompted India to consider mobilizing large investments in the sector for farm mechanization and commercial farming to compete in global। तो वहां पर ये बता रहे हैं कि जो आपका फार्म मैकेनाइजेशन है, जो एग्रीकल्चर में जो मशीनरी यूज होती है उस पर, और कॉमर्शियल फार्मिंग, ये सब बढ़ी। और इससे क्या है, ग्लोबल मार्केट में इंडिया की जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसने कंपटीशन भी दिया है। इंडिया की बात करिए, ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर द पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, और पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत ऐसी क्यों बनी, क्यों पॉलिसी बनानी पड़ी इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग अमंग गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन एंड अक्रॉस बॉर्डर। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के बीच में बातें हुई, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बात हुई, क्रॉस बॉर्डर जो आपकी क्रॉस बॉर्डर अक्रॉस बॉर्डर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनसे बात हुई, और उनका क्या है, टू प्रमोट सोशल कोहेजन। तो सोशल मिक्सचर होना इज ए की प्रोपोजिशन ऑफ द फेयर। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अक्रॉस बॉर्डर सोशल कोहेजन को प्रमोट अगर किया जाए तो सही मायनों में उसी को हम लोग फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल while also ensuring that the advantages of globalization and shared equally. Government measures must safeguard the interest of all citizens, including worker. Their right must be effectively protected and they must be given their entitlement। जो उनके योग्य जितना उनको मिलना चाहिए था वो वहां पर मिले, और उनके राइटों को, उनके जो राइट्स थे उनको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया गया। ये बात आ रही है, फेयर ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रही है बातें। ठीक है, एट द लोकल, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, फेयर ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें देखने को मिली। लोकल, नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया गया। इंटरडिपेंडेंसी ने, म्यूचुअल रीइंफोर्सिंग पिलर्स ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, सोशल डेवलपमेंट ने, इन सब चीजों ने इस चीज को बढ़ाया। इट मस्ट बी फेयर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिकली गवर्न democratically governed and provide opportunities and tangible benefit to all countries and people। तो ये एक तरह से फेयर अगर होना है तो हमें क्या है,
एक तो डेमोक्रेटिकली गवर्न होना चाहिए, इंक्लूसिव यानी सबका साथ सबका विकास, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड टेंजिबल, जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिले, ऑल कंट्री को मिले और सभी लोगों को मिले। साउंड इंस्टीट्यूशंस आर required to promote opportunity and enterprise in the market economy। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटल, पूंजीवादी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका साउंड इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज है, तो जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनको प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना है। इट मस्ट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू ऑल नेशन while also acknowledging the diversity of the nation strength and developmental requirement। तो जो भी कंट्रीज हैं, उन जितने नेशंस हैं, उनको क्या करना है? डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट और नेशनल स्ट्रेंथ को डाइवर्सिफाई करना है, और एक्नॉलेजिंग करना है इस बात को कि भाई डाइवर्सिटी और नेशनल डाइवर्सिटी और डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट हो। एड्रेसिंग द वांट एंड नीड्स ऑफ ऑल पीपल इन द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर अच्छा करना है तो देश के कोने कोने में जो लोग हैं उन सभी को उनकी उनकी वांट और नीड को एड्रेस करना, ये एक तरह से फेयर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द थ्रेटेंड रीइमर्जेंस सर ऑफ प्रोटेक्शन। सर हाँ, सर एफडीआई और ग्लोबलाइजेशन में कोई अंतर है, होता है क्या? बहुत बड़ा। एफडीआई केवल एक पार्ट है। जैसे ग्लोबलाइजेशन, मैं बताता हूँ आपको, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी, लेबर, सोसाइटी और एफडीआई, इतनी सारी बातों का मिक्सचर इंटीग्रेशन होता है। एफडीआई क्या है? ग्लोबलाइजेशन का केवल एक पार्ट है इन टर्म्स ऑफ मनी, जबकि लेबरों का इधर से उधर जाना भी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी का इधर से उधर आना भी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, और तीसरा मैंने क्या था? सोसाइटी वर्क, सोसाइटी का भी लोगों का आना जाना, लोग वहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, वहां के लोग आए यहाँ। तो केवल पैसे आने से ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। तो फेयर जो बता रहे थे, फेयर उसमें यही तो बता रहे थे कि लोग इतने घुले मिले हैं कि केवल पैसा ना आए या पैसा केवल काम करने ना जाए, सब चीजों का मिक्सचर हो, तब उसे हम सही से। और इसी में एक चीज और है, ट्रेड, ट्रेड का भी ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गया? सर सर एक हाँ, डाउट है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज में क्या 91 से पहले नहीं जाते थे भारत के लोग या पाकिस्तान बांग्लादेश के? जाते थे, जाते थे बिल्कुल। जी। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वीजा देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई, अच्छा। वहां के लोगों को यहाँ पे दुकान खोलने की आजादी दी गई, जी। कंडीशन सस्ती की गई, टैक्स पे बात हुई। अच्छा। ठीक है, ठीक ठीक। पहले ठीक। पहले भी होता था, एफडीआई जी। पहले भी था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद एफडीआई के रेट काफी बढ़ा दिए गए। ठीक है, चलो जी। अब बात आती है ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, यानी ग्लोबलाइजेशन वापस हो रहा है, द थ्रेटेंड रीइमर्जेंस ऑफ प्रोटेक्टिज्म। तो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शनिज्म जो है ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से अपोजिट टाइप का है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, globalization has always taken a hit as WTA regulation allow government to practice trade protection measure to preserve national interest within the space। तो उसने बोला हुआ है कि WTA ने कहा है कि आप ग्लोबलाइजेशन तो करिए, बट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ चीजों को प्रिजर्व रखिए। ठीक है, सब कुछ खोल नहीं देना। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होते हैं, जैसे किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन तो ये कहता है कि आप दुनिया में कहीं बेचे और जिसको जहां अच्छा रेट मिला वहां बेचे, लेकिन उसी समय पे सरकार का आदेश आता है कि प्याज पर जो है एक्सपोर्ट क्या हो गया? बंद हो गया। तो अगर प्याज पे एक्सपोर्ट बंद हुआ, इसका मतलब
ग्लोबलाइजेशन के रूल्स टूटे। तो वो बोलता है WTO कि कई बार क्या है कि आपको ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स गियर में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लोगों की का ध्यान रखना है और एक स्पेसिफिक लिमिट में ही आपको ये काम करना है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंगस्ट पर्टिकुलर यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन। तो देखो इसमें, इसको फिर देख लो। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, अभी तो हम बोले थे कि हम वहां से, हमारे लोग वहां जाएंगे, वहां से लोग यहाँ आएंगे, वहां से टेक्नोलॉजी आएगी, तो कहता है डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना एंड इंटीग्रेशन अमंग्स पर्टिकुलर यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोब। मतलब आपने डिपेंडेंसी जो है बहुत लिमिटेड कर दी, पर्टिकुलर यूनिट से आपकी बातें चल रही है अब। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बोलो। आज के चैप्टर में हमें कुल मिला के ये समझना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडिया की पोजीशन ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इंडिया के लिए ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा है, और फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है। और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन की वापस जाने की बात करें तो वो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन क्या है। आज के टॉपिक में हमको ये पूरा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। जी चलो, अब हम बात कर रहे हैं in commonly used characteristics historical eras in which economic trade and investment between countries collapse। पुराने समय में कई देशों के बीच में जो व्यापार था कभी कभी खत्म हो जाता था। when a government enacts law, और गवर्नमेंट कोई लॉ ले आती थी that restrict the prohibited international trade, it is participating in protectionism। तो जैसे ही सरकार ने आदेश निकाले किस बात के, कि भैया अभी जो है उस कंट्री से नहीं करो ट्रेड, जैसे भारत पाकिस्तान चलता रहता है, तो वो कौन सी कंडीशन आ रही है, प्रोटेक्शनिज्म की बात आ रही है। एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट होम प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। उन लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि भैया बाहर की चीजों को हमने आना मना कर दिया है, प्रोटेक्शन करने के लिए करती है। ठीक है। प्रोटेक्शन टेक्स थ्री मेन फॉर्म्स, टैरिफ, इंपोर्ट कोटाज एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो यहाँ पर क्या है, टैरिफ का मतलब है कि आपकी कोई भी चीज कितने रुपए में मिलेगी, कोई भी चीजें कितने रुपए में मिलेंगी, उससे ज्यादा का रेट आप नहीं ले सकते। तो इस तरह की बातें अगर होती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैरिफ बोल रहे हैं। इसी का नाम हम क्या दे रहे हैं, टैरिफ बोल रहे हैं। ठीक है। ट्रेड एंड टैरिफ, आपने गैट सुना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1995 में, इसी का नाम क्या हो गया, बहुत बढ़िया। अरे WTO पहले नहीं था, वो कब आया? WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका नाम पहले क्या था, इसका मतलब आप सब लोग कथा की तरह सुन नहीं रहे थे बातों। आपने किसी को नहीं पता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या नाम था, नहीं सर। यही हमेशा से सुनते आ रहे हैं जी सर, सर। WTO। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ और आप लोग उस समय पैदा ही हुए थे। हाँ सर, ऐसे ही कुछ। भाई 85 90 वाले जो डेट ऑफ बर्थ वाले होंगे वो तो वास्तव में नहीं जानते होंगे क्या हुआ था। सर ये GATT तो नहीं था? हाँ हाँ, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यही तो बोला था मैं, गैट बोलते थे ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लेते हैं हिस्ट्री में। ये देखो
देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे क्या लिखा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, 86 से लेके 94 तक, और मैंने बोला 95 में इसका नाम क्या हो गया? WTO हो गया। तो इसका पहले पुराना नाम था गैट। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ, द WTO begins life on 1st January 1995 but its trading system and a half century older। मतलब बहुत 48 से चल रहा था। और ये जो गैट बना था बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन के जितने ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन थे ना, उसी समय बना था। क्या बात, आज बहुत सारे लोग आ गए लाइव क्लास में, क्या हुआ? पता लग गया कि CIB की डेट आ गई है? अच्छा, एक बात बताऊं, आप लोग इस बार JIB कर लोगे अगर ना, तो CIB में एक फायदा मिलने वाला है आपको। क्या फायदा मिलने वाला? क्या सर? एग्जाम में गैप पूरा पूरा 6-6 दिन मिल रहा है। मीन्स केवल एक लास्ट वाला जो है कंटिन्यूस है। कौन से वाले में? दिसंबर एग्जाम में, दिसंबर का एग्जाम है उसमें। और अब की वाले में पता है क्या हो रहा है? अब की वाले में लगातार एग्जाम चल रहा है। मतलब सैटरडे संडे 2 एग्जाम लगातार, फिर संडे, उसके बाद सैटरडे संडे फिर 2 एग्जाम लगातार। यानी 3 हफ्ते में 5 पेपर निपटा दिए। और नवंबर दिसंबर वाले में 4 हफ्ते लग रहे हैं उनको। तो आप समझ लीजिए, अगर JIB कर लिया ना इस बार, तो बेनिफिट आपको मिलने वाला। फिर भी मैं जानना चाहूंगा उन महानुभावों से जो क्लास बीच में नहीं ले रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे भाई? किसी ने ये तो नहीं कहा कमल सर का कोर्स ले लो पास हो जाओगे? सर कभी अगर कभी टाइम का इशू हो जाता है। अरे कभी कभी तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ±10 तो हम मान रहे हैं। अभी भी 100-125 में से भी काफी कम है, फिर भी आज काफी है शायद। नहीं आज इसमें भी ज्यादा है CIB का तो नहीं सर, है कोई? तीन मेंबर ही तो ज्यादा है सर, 29 तो रहते ही थे। अच्छा, 29 रहते थे चलो, रिक्वेस्ट है देखो आपसे 30 कि क्रॉस हो गया आपको, ना। हाँ, आपको क्लास रहनी चाहिए जितना ज्यादा 30 कोशिश हो। तो सर 30 तो पहले भी क्रॉस करते थे, पर आपने एक इंटीमेशन दे दिया था 3 बंदे का, हम्म, तब हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। कम हो गया। अरे वो तो सुपरफ्लुअस थे ना अभी भी चल रहा है क्या सर वो? अभी देखा नहीं, वो टीम देख के बताएगी मेरे को। ठीक है, वो तो मैंने एक दिन चेक पे लगाया था, तब उन्होंने बताया था, फोन आया था उनका, उन्होंने अपने लिस्ट देखी ना। चलो, ये देखो, तो मैं अभी आपको WTO पे क्यों ले गया? क्योंकि ये टैरिफ वर्ड आया, और टैरिफ वर्ड आते ही जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो टैरिफ है, इसका मतलब किसी चीज के जो प्राइसेस वगैरह होंगे दुनिया में, आपके मनमानी से नहीं चलेंगे। जैसे ओपेक का सुना होगा आपने, पेट्रोलियम कंट्री के प्राइसेस डिसाइड करता है वो। ठीक है, तो प्रोटेक्शनिज्म में बोला 3 मेन फॉर्म्स है प्रोटेक्शनिज्म में। आप टैरिफ, इंपोर्ट का कोटा, जैसे आपने बोला कि प्याज को आप क्या नहीं करेंगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। या प्याज छोड़ो, कोई ऐसी चीज, गोल्ड का आया था पीछे, सुना था आपने पीछे कि अभी 2-3 साल पहले गोल्ड को इंपोर्ट करने में क्या कर दिया था? उसमें सर ड्यूटी बढ़ा दी थी सर। हाँ, तो वही इंपोर्ट का कोटा कर दिया उन्होंने। ड्यूटी बढ़ाने से क्या होता है, आयात शुल्क लगा दिया तो बहुत महंगा होता है, फिर आदमी कहता है छोड़ो अगले बार लेंगे, अगले दिवाली पे लेंगे। ठीक ऐसे ही नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो प्रोटेक्शनिज्म आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा सॉलिड हो सकता है। क्या सॉलिड हो सकता है? कि एक तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। तीसरा हो सकता है कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन की करेक्टरिस्टिक्स में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर इंडिया क्या हो सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट इन इंडिया करके क्वेश्चन। तो ये 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसमें आएगा तो 1 या 2 ही, बट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी।
ठीक है, चलो आगे देखिए। द प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ट्रेड, प्राइस राइज हो जाते हैं, एंड द नेसेसरी फॉर प्रोविजन फॉर और सब्सिडी फॉर प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री। तो उस कंडीशन में आपको उन इंडस्ट्रियों को सब्सिडी देनी पड़ती है जिनका ट्रेड नहीं पूरा हो पाता है। सम जॉब्स इन दीज इंडस्ट्री मे बी सेव्ड, बट जॉब्स इन द अदर इंडस्ट्री आर लाइकली टू बी लॉस्ट। तो जिसको आप प्रोटेक्ट करेंगे उनके तो जॉब बचे रहेंगे, जिनको नहीं करेंगे उनके जॉब लॉस होगा। डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस इन बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज, currently a gradual shift in viewpoint towards embracing of globalization is taking place, primarily supported by a number of unprecedented events in the recent year, such as Brexit, withdrawal of US from the Trans-Pacific Partnership, US-China trade dispute, recent COVID-19 pandemic, रसिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ बोलना है कि जो ये इम्पोर्टेंस है अच्छी दुनिया बनाने की, लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, और जो ग्रेजुअल शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो विचारधारा है ऐसा करने की, तो उसमें जो ये प्राइमरी सपोर्ट की थी, लेकिन कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो गई थी जिससे क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। कौन कौन सी? उसने कहा ब्रेक्सिट, आपने सुना होगा कि ब्रिटेन एग्जिट जो हुआ था उसको ब्रेक्सिट बोला गया था, ठीक है। और यूएस का ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गई, यूएस की चाइना ट्रेड का जो डिस्प्यूट चल रहा था, कोविड, इनकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, अदरवाइज इसने अच्छा काम किया। लिमिटेड रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसका एक, ऑल्सो प्ले क्रिटिकल रोल बिहाइंड दिस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसमें जब लोगों के बीच में डिस्प्यूट होते तो वो करता था, ठीक है। देयर हैज बीन ए राइज इन पॉपुलिज्म प्रिंसिपल दैट इट वुड बी बेटर ऑफ परसुइंग इनवर्ड रादर देन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज इन बोथ इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे कहता है पॉलिसीज की जब बात आए तो आपको ग्लोबलाइजेशन के जब बात करेंगे तो आपको दोनों पॉलिसी पे ध्यान देना है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक भी और फॉरेन पॉलिसी। एज ए माइकल ओ सलीवान हैज राइटली सेड इन बुक द लेवलिंग, बुक का नाम है व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन अगर हो जाएगा तो उसके बाद अगला क्या होगा? आप बताओगे उसके बाद अगला क्या होगा ग्लोबलाइजेशन के बाद? क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन। अभी तो ग्लोब पे हैं, फिर आप चंद्रमा और मंगल पे भी जो है कहेंगे भैया हमारे साथ ट्रीटी कर लो, है यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, है। थोड़ा कोई चाहिए भी तो कर सकते हैं। अगला जब बुक रिवाइज होगी तो तब वो यूनिवर्सलाइजेशन आ जाएगा। These inward-looking sovereign policies prioritizing domestic production, offering package to the enable domestic companies to increase their scale of operation, increase investment domestically, and promoting a protection policy to support the country from unfair trade competition from cheaper suppliers, clearly demonstrate the effect of the strategic retreat from the globalization। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो कंट्रीज अगर अपने वहां पर कुछ इस तरह की पॉलिसी लाती हैं, क्या करेंगी? वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज कर रही हैं और डोमेस्टिक कंपनीज को पैकेजेस दे रही हैं कि भैया अपना ऑपरेशन बढ़ाओ, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिकली बढ़ा रही हैं, ठीक है। प्रोमोटिंग है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी टू सपोर्ट द कंट्री फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंपटीटर। तो कुछ कंपटीशन चल रहा है अनफेयर ट्रेड कंपटीशन, उससे बचाने का प्रयास कर रही हैं। फ्रॉम चीपर सप्लायर, जो सस्ते में, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में सब कुछ सस्ता बन जाता है, यहाँ तक कि आपके वहां पर सेब होता है, एप्पल होता है, उसी एप्पल का जो
जैम है वो यहाँ तो मिल रहा है 100 रुपए किलो और चाइना से आ रहा 70 रुपए किलो, उसी एप्पल का। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जो चीपर सप्लायर है उससे हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर है उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन से जो आपको प्रॉब्लम हो गई थी उस प्रॉब्लम को रिट्रीट कर रहे हैं ये काम करके। ठीक है, चलिए। आपका फोटो नहीं आ रही है सर। फोटो कब से चला गया भाई? मुझे लग रहा कैमरे में गड़बड़ है, कुछ बैटरी चली गई। चलो, हाँ जी, 4 क्वेश्चन इसमें, वही 4 क्वेश्चन फिर आ गए इसमें। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन, क्या राइज होता है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलराइज्ड द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट इन मिड 1990? Organization for Economic OECD, OECD। OECD, Professional ठीक है। Development, Which among the following is not the benefit of globalization? Political स्टेबिलिटी। Political क्योंकि Stability, ये तीनों चीजें तो हैं, ये नहीं है। ठीक है। Which among the following is not protectionist measures? increased quota, कोटा ही increased capital account convertibility, देखो ये पूछता है नॉट अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, कौन सा इसमें प्रोटेक्शन मेजर नहीं है? तो पहले आप बताओ कौन सा है। नॉन टैरिफ नहीं होने। टैरिफ नॉन टैरिफ तो है। नहीं है, शुरू में ही देखा था हमने कि टैरिफ, नॉन टैरिफ और कोटा, भी है। ये प्रोटेक्शन मेजर है। तो इसका मतलब जी, ये वाला नहीं है। इंक्रीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये पता है आपको क्या होता है इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? नहीं बोलो। सर। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई कंपनी आई बाहर से, वो $500 तो लाई रॉ मटेरियल के लिए और $1000 लाई कैपिटल के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो कैपिटल के लिए पैसा लाई उसने इसका भी क्या ले लिया, मान लिया रॉ मटेरियल। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी एफडीआई आए तो उससे क्या जनरेट होना चाहिए, कैपिटल। तो वहां जो पैसा आ रहा है इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से ये तो परमिट है, बट कैपिटल से ये परमिट नहीं है। नहीं। तो जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो ये है। अब मैं बताता हूं कि प्रोटेक्शनिज्म जब करोगे तो बाहर का पैसा इंडिया आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। प्रोटेक्शन करोगे तो बाहर का पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को पता रखना कि इकोनॉमिक का पेपर है तो जरूर आपका कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन। हाँ बोलिए। है क्या कह रहे हैं? नहीं आएगा। तो बाहर का पैसा नहीं आएगा। Increased capital account convertibility
प्रोटेक्शनिज्म मेजर नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म जब अप्लाई होता है तो उसमें बाहर के पैसे आने जाने से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। उसमें सिर्फ अपने जो ट्रेडर्स हैं, अपने जो ट्रेडर्स हैं उस पर उनके लिए काम किया जाता है। जैसे बाहर की चीज को महंगा कर दिया, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए और उनका कोटा बढ़ा दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका इंक्रीज कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सर, आप अपने लोगों को इसका प्रोटेक्शन कर मतलब रहे ये हैं। सर हम्म। सर इसका मतलब ये रॉ मटेरियल है वो कैपिटल कर सकते हैं, ये 1000 हाँ, मतलब अब समझो मैं। चलो मैं बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ, सब लोग सुनो। ये जैसे मैं कहता हूँ ना, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है। इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कि आप बाहर से जो पैसा ला रहे हैं वो रॉ मटेरियल के लिए ला रहे हैं, तो उसको तो आप कैपिटल अकाउंट में यूज कर सकते हैं। यानी लाए आप रॉ मटेरियल के लिए और आपने यहाँ बिल्डिंग बना दी, अलाउड है। इसी को हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। बट आप मशीन के लिए ला रहे हैं और यहाँ पर रॉ मटेरियल में खर्च कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं होता है। ओके। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। कल सुबह नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, वही 6:30 बजे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके थैंक यू सर।